युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना बहुत तेज़ी से दोबारा फैल रहा है और यह नया स्ट्रेन बहुत ताकतवर है। जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली वे भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं। जो डर गया समझो मर गया। बीमारियों से डरे नहीं, सही उपचार करें। यह कोरोना आपके फेफड़ों के साथ ही नर्वस सिस्टम को कर सकता है डैमेज, हो सकता है लकवा, किडनियाँ भी हो सकती हैं खराब, WBC की कमी से हो सकता है ब्लड कैंसर भी, यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो। और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं कोरोना के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ कोरोना से संबंधित, तो इसलिए उन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। नेगेटिव होने के बाद भी 90 दिनों तक मानव शरीर में रहता है कोरोना का असर, लेकिन कोरोना से डरे नहीं, सही उपचार करें। आपका मास्क लगाने का तरीका भी गलत है। यदि आप इसी तरह से मास्क का प्रयोग करते रहे तो जो सांस है बाहर निकलनी चाहिए, शुद्ध सांस अंदर जानी चाहिए, वो नहीं जाएगी, तो आपके गंदी सांस से वो लंग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अत्यंत गंभीर और धैर्य के साथ आप इसे पूरा सुनें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कोरोना से जुड़े हर सवाल का जवाब यहाँ देने की कोशिश की है। कोरोना और लॉकडाउन से उपजे हालात के कारण पैदा हुए भय और तनाव के कारण पिछले 5 महीनों में अकेले राजस्थान में हाइपरटेंशन के 1,42,000 नए रोगी बढ़े हैं। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हाइपरटेंशन या हाई बीपी के मरीज कभी नहीं बढ़े। तनाव और भय के चलते ही इसी अवधि में 78,071 लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि डायबिटीज़ भी तनाव के कारण होती है। भय के मारे 23,361 लोगों को पैरालिसिस हो गया है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं, राजस्थान सरकार के सर्वे के हैं। 27,314 लोगों को हार्ट संबंधी समस्या हो गई है, 5,921 लोगों को कैंसर और 5,269 लोगों को किडनी संबंधी समस्याएं हो गई है। कुल 16,20,325 लोग इस प्रकार के असाध्य रोगों के शिकार ये लॉकडाउन के दौरान हुए तनाव और भय कोरोना का सिर्फ 5 महीनों में ये स्थितियां पैदा हुई है। ये आंकड़े राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे के हैं, जो इसी साल, ये पिछला साल जो गया है, जुलाई से नवंबर के बीच करवाया गया है। इसलिए डरे नहीं, तनाव मुक्त रहें और अपना सही उपचार करें। देश भर में अब तक इस महामारी से अब तक टिल नाउ ये वीडियो बनाते समय तक 1,60,000 लोगों की मौत हुई है पूरे साल भर में। साल भर हो गया है लगभग कोरोना को, बल्कि कुछ समय ज़्यादा भी हो गया है। ये पूरा का पूरा जो समय कोरोना काल रहा है, इस कोरोना काल में अब तक 1,60,000 लोगों की मौत हुई है हमारे देश में, जिनमें से 70% पुरुष, 30% महिलाओं की मौत हुई, जबकि 53% मौत 60 वर्ष से ऊपर वालों की हुई है। 17 साल से कम उम्र के 1% लोगों की मौत हुई है। 18 से 25 साल की उम्र के 1% मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 26 से 44 साल की उम्र में 10% लोगों की मौत हुई है। 45 से 60 की उम्र के लोगों में 35% की मौत हुई है। 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में 53% मृत्यु दर है। लेकिन अब मैं जोर दे करके कह रहा हूँ, ये मैं आंकड़ों का जो सारा आप ये खेल है, इनको समझिए और इनकी गहराई में जा कर के सोचिए, ताकि आपका भय दूर हो। ये जो मरने वालों में केवल 1.2%, केवल 1.2% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन भयभीत थे, इम्यूनिटी कमज़ोर थी। इसका उनके नर्वस सिस्टम पर गहरा असर पड़ा था। इसलिए कोरोना का भय समाप्त करना ज़रूरी है, अन्यथा आपको कोरोना तो होगा या नहीं होगा, लेकिन दूसरी बीमारियां अवश्य हो जाएगी।
1.2% लोगों को छोड़कर मरने वाले बाकी लोग पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, पीड़ित थे। एक और तथ्य गौर करने लायक है कि दुनिया में प्रतिवर्ष कोरोना की तुलना में तो अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। यहाँ अपने भारत में लगभग एक साल या यूँ कह दीजिए 13 महीने 14 महीने के अंदर ये जो कोरोना काल रहा उसमें 1,60,000 लोग मरे हैं, जबकि दूसरी सारी बीमारियों से प्रतिवर्ष लगभग 72 लाख लोग मरते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका हवा खड़ा करने की और दिमाग पर बोझ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि हमें कोरोना नहीं हो, हम कोरोना से कैसे बचें और हमारी डाइट क्या हो। तो उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। आगे सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको लेना चाहिए जिससे आप इस सारी चीज़ से बच सकें। क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो केवल वो मतलब वैक्सीनेशन ये सर्टिफिकेट नहीं है कि हाँ बस अब आपको मृत्यु आएगी नहीं, आप बिल्कुल फ्री हो गए, मुक्त हो गए सारी चिंताओं से। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है अमरत्व का, अमर हो गए उसका, ठीक है ना। तो इसलिए बीमारियों से बचें। हमारे पास वर्ल्ड इन डाटा से दुनिया के अधिकृत आंकड़े आए हैं। देखिए प्रतिदिन कौन सी बीमारी से कितने लोग मरते हैं। कोरोना से मृत्यु दर इन बीमारियों की तुलना में नहीं के बराबर है। मैंने कहा ना कि भारत में 72 लाख लोग प्रति वर्ष किसी न किसी बीमारी से मरते हैं, जबकि अभी तक ये कोरोना निमित्त बना है, बाकी तो दूसरी बीमारियां उनको थी ही। केवल 1.2% लोग ऐसे थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी और कोरोना के कारण मरे हैं, भय के कारण, ठीक है। तो पूरी दुनिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हर साल 48,742 लोग मरते हैं। ये 2017 के आंकड़े हैं, अभी नवीनतम आंकड़े नहीं हैं। 2017 के आंकड़े जब कोरोना नहीं था। कैंसर से 26,181 लोग प्रतिदिन मरते हैं रोज पूरी दुनिया में। सांस की बीमारियों से 10,724 लोग मरते हैं। डिमेंशिया से 6,889 लोग मरते हैं। पाचन तंत्र की बीमारियों से 6,514 लोग मरते हैं। डायबिटीज से 3,753 लोग प्रतिदिन मरते हैं। लिवर की बीमारी से 3,624 लोग हर रोज मरते हैं। किडनी की बीमारी से 3,370 लोग मरते हैं। पार्किंसंस बीमारी से 933 लोग मरते हैं। शराब के अत्यधिक सेवन से 507 लोग हर रोज मरते हैं। ड्रग्स का अत्यधिक सेवन करने से 456 लोग हर दिन मरते हैं। इसी प्रकार छूत की बीमारियों से भी प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग दुनिया में प्रतिदिन किसी न किसी बीमारी से मरते ही हैं और पूरे साल में 5.5 करोड़ लोग मरते हैं। इनमें से एक वर्ष में लगभग 72 लाख लोग हमारे देश में मरते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी बीमारियों को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और हर बीमारी का इलाज है। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे को कैंसर हो गया, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर परिस्थिति में बीमारी से अंतिम सांस तक मुकाबला किया जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। कोरोना से मरने वालों में अन्य बीमारियों से मरने वाले शामिल हैं, इसलिए आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जागरूक होने और सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसके लिए हमारी किचन थेरेपी अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कोरोना भी ठीक हो जाता है और दूसरी बीमारियां भी चुटकी में ठीक हो जाती हैं। कोरोना के लिए इस समय देश भर में जो मेडिसिन ली जा रही है, जो इंजेक्शन्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक टैबलेट ली जाती है इवरमेक्टिन, पेट के कीड़े मारने की दवा है और अभी एंटीवायरस के रूप में ली जा रही है। इसी तरह से डॉक्सी, ये भी एक टैबलेट है जो एंटीबायोटिक के रूप में खाना खाने से पहले ली जाती है। जिंकोनिया इसकी जिंक की गोली है। इसी तरह से लिम्सी, ये विटामिन सी की गोली है। और मॉन्टेर एंटी एलर्जिक गोली है, ठीक है।
और एक रिलेंट दी जा रही है कहीं कहीं, ये भी एंटी एलर्जिक है। और बीटाडीन दिया जा रहा है गार्गल के लिए। इन सब में ये जितने भी दवाइयाँ हैं इन सब के बहुत गंभीर साइड इफेक्ट हैं। एक दी जा रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई है, और इसी तरह से एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है, वो भी एंटीबायोटिक के रूप में दी जा रही है। इन सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आप देखेंगे कि रोगी को, किसी को दस्त लग रही है, जी मिचला रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पेट की गड़बड़ हो रही है, उल्टी होना, कब्ज़ होना, सिर चकराना, थकान महसूस होना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई है उन सारी दवाइयों के लगभग ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब लीजिए इंजेक्शन, एक रेमडेसिविर दिया जा रहा है, तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट जी मिचलाना, कब्ज़, दर्द, ब्लीडिंग, स्किन का फटना, खट्टी डकारें आना, या उस जगह पर सूजन आना जहाँ पर दवा इंजेक्ट की गई है। कुछ दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं इसके, जैसे पीली आँखें हो जाए, स्किन फट जाए, गहरा पेशाब आए, या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या तकलीफ हो सकती है। इसी तरह से जबकि रेमडेसिविर के खिलाफ 20 नवंबर को WHO ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हमारे देश में इसकी बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। ये इस इंजेक्शन का हाल है। इसी तरह से एक फेविपिराविर करके इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं शरीर का वजन कम हो जाना, उल्टी, लोकोमोटिव गतिविधियों में कमी, प्रतिकूल दुष्प्रभाव। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में कमी हो सकती है इस इंजेक्शन के कारण। यह जन्मजात दोष पैदा कर सकता है और इसलिए गर्भवती महिलाओं को इससे बचाया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से बच्चे को जो फीड करा रही है उन महिलाओं को भी ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। गर्भवती और महिलाओं को यदि ये लगाएंगे तो भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है, और टेराटोजेनिटी से ये जुड़ा हुआ है सारा का सारा मामला। तो फेविपिराविर के साथ बातचीत करने वाली कुछ दवाओं में फेविपिराविर के साथ संयुक्त होने पर चयापचय की कमी या वृद्धि का प्रभाव कम या बढ़ा हुआ, उत्तेजना और सीरम एकाग्रता में कमी आदि या वृद्धि, ये सब देखे गए इनके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। इन सब की तुलना में बिना साइड इफ़ेक्ट वाला कारगर उपचार है हमारी किचन थेरेपी में। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, कुटक, चिरायता, कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्र के साथ बनाया गया काढ़ा, मैंने कितनी बार इसका जिक्र कर दिया है। 3 दिन सुबह और 3 दिन शाम को पीने से बॉडी इस प्रकार की हो जाती है कि भविष्य में कम से कम 6 महीने तक बुखार या किसी प्रकार के संक्रमण की संभावनाएं खत्म हो जाती है और ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। खून जो है वो साफ हो जाता है इसको पीने से, और अंदर कुछ भी यदि गड़बड़ है तो वो दूर हो जाती है। यह सावधानी रखें कि कोई भी काढ़ा लगातार ना पिए। बहुत सारे लोग भय के मारे लगातार पिए ही जा रहे हैं, तो वो गर्मी करेगा और उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। जितना टाइम बताया जाए उतना ही। ये कुटक चिरायता का काढ़ा 3 दिन सुबह शाम लेना है तो 3 दिन सुबह शाम ही लेना है, और इसको 15 दिन लेने की एक अलग विधि है जिसमें कुटक चिरायता को गर्म नहीं किया जाता, उबाला नहीं जाता है। कांच की गिलास में 5 ग्राम कुटक और 5 ग्राम चिरायता डाल करके और उसको 3 दिन तक नितार करके पीते हैं, और फिर 3 दिन बाद में खुराक बदल देते हैं। इस तरह से 5 खुराक लेते हैं 15 दिन तक। तो जब भी कुछ किसी को लेना हो तो वो पूछ करके और उनको लेना चाहिए। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम खांसी रहती है या जल्दी बुखार पकड़ लेता है तो आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में कुटक, चिरायता, नीम के पत्ते, तुलसी पत्र का काढ़ा, या नीम, गिलोय और तुलसी पत्र का काढ़ा, या तुलसी पत्र, लौंग आदि का काढ़ा, ऐसी अचूक औषधियाँ और कोई नहीं है, इसलिए इनका उपयोग करें। ये काढ़े पीने से कई बीमारियों से आपको सुरक्षा मिलती है। नीम गिलोय को आयुर्वेद में अमृता की संज्ञा दी गई है, इसे अमृत तुल्य औषधि माना गया है। 3 दिन तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन, ये सब मिला करके इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। कूलर, पंखे या एसी की हवा सीधे मुंह पर न लगे, सावधान रहें।
बाहर से पसीने में या गर्मी से आकर के तुरंत एसी कूलर के सामने ना बैठें, एसी के निकलते ही तुरंत धूप में ना जाएं। इस समय का जो मौसम है वो दो तरह का है, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो इस कारण से बहुत ध्यान रखें, सावधानी रखें। और एक हमारी जो अमृत धारा है, ये अमृत धारा दिन में 2-3 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा एक एक दो बूंद ले करके और ललाट पर अच्छे से मस लें और उसको सूंघें। इसकी स्टीम भी ली जा सकती है, गर्म पानी में डाल करके इसकी स्टीम लेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। गर्म पानी और जिंक, ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा उपचार है। नियमित रूप से सभी को पीने के लिए गर्म पानी, यानी अब गर्मी आ गई है तो आपको उतना सूट करेगा नहीं, नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिज का पानी कतई नहीं पिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो, फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है किसी को भी। और जिंक के लिए हमने अपनी पुस्तक खाना खजाना में बहुत सी चीज़ें बता रखी है। बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली, इनमें पर्याप्त मात्रा में जिंक की पूर्ति की जा सकती है। इनसे जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, बुजुर्ग हैं या पहले से ही डायबिटीज़ व अन्य रोगों से पीड़ित हैं, वे अपना खास ध्यान रखें। और डायबिटीज़ टाइप 2 101% क्योरेबल है, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। यदि आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको तरीका बताएंगे, आप डायबिटीज़ टाइप 2 से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ पूरी तरह नियंत्रित कर खत्म की जा सकती है, इसके लिए हमारी किताबों में भी पूरा उपचार लिखा है। अगर किसी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण हैं तो उसे लोगों से मिलना जुलना तुरंत बंद कर देना चाहिए। खांसने या छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। साबुन और पानी से हाथों को धोएं। और जो अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र है उसके बजाय ये अमृतधारा के 1-2 बूंद हथेली पे ले लीजिए और मसल लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, आपको स्मेल भी अच्छी आती रहेगी और हाथों से कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। बार बार आँख, नाक व मुंह को छूने से बचना चाहिए। परिवार में कोई पॉजिटिव आया है तो उसके खाने पीने के लिए डिस्पोजल का उपयोग करें। गुनगुने पानी में काला नमक डाल करके दिन में 3-4 बार गरारे करें। आधी कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां गर्म कर लें, इसके बाद इन्हें तेल से निकाल दें। घर में भी और घर से बाहर जाते आते समय और रात को सोते समय भी अपने नाक, कान, नाभि और पाँव के तलों में, छाती आदि में ये तेल थोड़ा सा लगा दें तो इससे आपको आराम मिलेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, एक दूसरे से शारीरिक दूरी रखें। अब इतना निश्चित मान करके चलें कि मुंह पर मास्क लगाना हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो गया है, लेकिन इसको लगाने में बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कई लोग 2-3 मास्क लगा करके कितना भय, कितना डरेंगे भाई। क्या कोरोना आपके लिए थोड़ी बैठा हुआ है? ठीक है, अंदर ही अंदर दम घुट रहा है, नहीं घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही नहीं हो रही, और वही गंदी सांस वापस अंदर जा रही है। तो ऐसा ना करें, थोड़ी खुली हवा में भी सांस लें, एकांत में जा कर के, और किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के, नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के, किसी बगीचे में जा कर के बिल्कुल अकेले एकांत में बहुत सांस लें, बार बार सांस लें और डीप ब्रीथिंग करें ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। कंटिन्यू मास्क लगाएंगे तो आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, आपके जो शारीरिक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अच्छी नींद ज़रूर लें, हल्दी का दूध पिएं, पानी खूब पिएं, ये सबसे मेन चीज़ है। पानी खूब पिएं आप। दिन भर में 5 तुलसी पत्र का अवश्य सेवन करें। हमारी जो लेमन टी है रेसिपी है, वो लेमन टी पिएं रेगुलर। लेमन टी में किसी प्रकार की टी नहीं होती है। दुनिया में कोरोना का प्रभाव रहने तक प्रतिदिन पूरा परिवार सुबह शाम हमारी लेमन टी पी सकता है। दिन में 2 बार पी सकता है, 3 बार पी सकता है। 1.25 कप पानी में थोड़ा अदरक या सौंठ,
4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ और 4-5 तुलसी पत्र उबाल लें और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए इसे आधे नींबू के रस में छान करके पिएं। केवल नाम है लेमन टी, इसमें टी भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो लास्ट में थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल सकते हैं तो आपको चाय का स्वाद भी हो जाएगा। प्रतिदिन 1 गिलास या 1 बड़ा कप सूप ज़रूर पिएं। जब तक दुनिया से ये कोरोना भाग नहीं जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक ये सूप आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पालक 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर लाल एकदम बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते जिनको बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 से 20 ग्राम अदरक, 20 ग्राम पुदीना, 5 ग्राम अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च मिलाकर के सूप तैयार करें और उसे अच्छे से बॉईल करके क्रश करके मिक्सर में पीस करके और फिर उसको छान करके उसमें हींग जीरा राई का छौंक लगा करके घर के सभी मेंबर पिएं और कोई मेहमान आए तो उनको भी पिलाएं, ठीक है। और जो लोग स्टोन वगैरह किसी प्रॉब्लम के कारण पालक और टमाटर नहीं लेना चाहते, वो लोग आधा किलो कद्दू डाल सकते हैं उसमें। कद्दू आपको जिंक भी मिलेगा और दूसरा फायदा भी करेगा। कद्दू एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कद्दू ऐसी चीज़ है जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, कद्दू आपकी ऐसी चीज़ है जो किडनी के लिए बहुत अच्छा है, कद्दू ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कद्दू का उपयोग ज़रूर करिए। मेंबर कम हो तो यह सूप 2-3 दिन भी चला सकते हैं, बस पीते समय इसे गर्म कर लें, बाकी ढक करके रख लें और बाकी हाथों को साफ रखें, खास तौर पर खाने से पहले और चेहरे या मुंह को छूने से पहले हाथ धो लें, संतुलित आहार लें, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आपका संक्रमण का खतरा कम रहता है। धूम्रपान करने से बचें और शराब का सेवन भी ना करें। अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो खांसते या छींकते समय रुमाल से मुंह को जरूर ढक लें। अधिकतर मामलों में चेस्ट इन्फेक्शन के लक्षण 7 से 10 दिनों के अंदर चले जाते हैं, हालांकि खांसी 3 हफ्ते तक रह सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद करते हैं ये 4-5 चीज़ें, तो इनका भी पूरा उपयोग करें ताकि आपके WBC कम ना हो। विटामिन सी, लहसुन, ग्रीन टी, जिंक, दही, रोजाना दही का सेवन करने से वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इसलिए 1 कटोरी ताज़ा दही लंच में, डिनर में नहीं, लंच में आप 1 कटोरी ताज़ा दही ले सकते हैं। कोरोना वैक्सीन सोच समझ कर ही लगवाएं, यह अजर अमर होने का पट्टा नहीं है। कई लोग ये समझ रहे हैं कि बस अब मेरी मौत होगी नहीं और इसलिए फटाफट दौड़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है। जैसा कि तय किया गया था, पहले फेज में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और अन्य कोरोना योद्धाओं को यह वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन खासकर कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने यह वैक्सीन नहीं लगवाई। आधे कोरोना योद्धाओं ने वैक्सीन नहीं ली। कई राज्यों में मेडिकल स्टूडेंट्स को धमकियां दी गई, यदि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उन्हें एग्ज़ाम तक में नहीं बिठाया जाएगा। तो किसी तरह से कोटा पूरा करना था। खैर, मुझे उस लफड़े में नहीं जाना है, मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है और ये वैक्सीनेशन भी स्वैच्छिक है, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अब जब मामला सीनियर सिटीजन्स का आया है तो भीड़ ऐसी उमड़ी है कि कई जगह वैक्सीन ही खत्म हो गए। इसका मनोविज्ञान आप समझिए। बुजुर्गों को मौत का डर कितना सता रहा है, सब अमर होना चाहते हैं और यह भी भूल रहे हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने स्पष्ट घोषणा की है कि यदि किसी बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या आप कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और प्रायः बुजुर्गों को किसी न किसी बीमारी ने घेर रखा है। चलो, अपनी अपनी इच्छा है, फिर भी कंपनी की फैक्ट शीट के आधार पर हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि वे लोग भी वैक्सीन न लगवाएं जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, जिनको खुजली वगैरह होती है और किसी प्रकार की स्किन एलर्जी है।
जिन्हें बुखार है वे लोग भी वैक्सीन ना लगवाएं। जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं या हृदय रोगी हैं, जिनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिनके स्टंट लगा हुआ है और जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, वे भी वैक्सीन न लगवाएं। हाइपरटेंशन और हाई बीपी के शिकार लोग भी वैक्सीन न लगवाएं। HIV से ग्रस्त लोग भी वैक्सीन न लगवाएं। किसी भी प्रकार के कैंसर से पीड़ित लोग भी वैक्सीन न लगवाएं। ये कंपनी खुद कह रही है, कंपनी की गाइडलाइन है, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं वे भी वैक्सीन नहीं लगवाएं। इसके अलावा भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मामलों में नहीं लगवानी चाहिए, जिसके बारे में पूरी जानकारी वैक्सीनेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। आप वैक्सीन लगवा रहे हों तो ऐसी बातों की जानकारी आपको वैक्सीनेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। यदि किसी बीमारी की वजह से आपकी नियमित दवाएं चल रही है तो इसकी जानकारी भी आपको उनको देनी चाहिए। यानी वैक्सीन लगवाने से पहले अपने बारे में आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। जो लोग शाकाहारी हैं, अब यहाँ पर भी दिक्कत आ गई है, क्योंकि कंपनियों की बहुत सारी चीज़ें ये संकेत देती है कि इस वैक्सीन में जो भारत में बनी वैक्सीन है उसमें गाय का खून है, बछड़े का। तो जो बाहर जो बन रही है वैक्सीन उनमें शार्क मछली का तेल है। अब इसकी वस्तुस्थिति क्या है कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन खैर मुझे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो वैक्सीन लेनी नहीं है, ये बात तय है, क्योंकि मैं तो कोई दवाई लेता ही नहीं हूँ। सबसे मोटी बात यह है कि मेरे तो दवाइयों की ही सौगंध है। किसी भी गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी मैं कोई भी एलोपैथी की दवा या आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथी की दवा नहीं लेता हूँ, ये मेरे सौगंध हैं। और ये सभी लोग जानते हैं जो लोग मुझे जानते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए शाकाहार में खान पान की सैकड़ों चीज़ें उपलब्ध है। कुल मिलाकर के वैक्सीन भी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए है। तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में उपलब्ध और ताज़ा चीज़ें हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई दवाई की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिए, यदि आप लगातार बहुत समय तक मास्क लगाएंगे तो निश्चित ही आपको सांस संबंधी रोग होंगे। मैं फिर से आपको चेता रहा हूँ। भय के कारण बहुत से मिथ पाल रहे हैं। आप आंखें खोलिए और अपने विवेक से सोचिए, प्रकृति की ओर लौटिए, बैक टू नेचर। मेरा यह वीडियो यदि आपके लिए लाभकारी है, आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अधिक से अधिक लोगों को बचाने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोग अपना कोरोना से बचाव कर सकें। आपकी कोई टिप्पणी है तो ज़रूर करिए, टिप्पणियों का स्वागत है। आपके कमेंट से हमें बल मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें, ताकि सबको लाभ मिल सके। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो और लोगों में भी इसका लाभ मिलेगा, पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचेगी। धन्यवाद।